तौर पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश की राजनीति तेजी से करवट ले रही है। नीतीश कुमार की जेडीयू कभी भी बीजेपी से नाता तोड़ने का ऐलान कर सकती है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज नीतीश कुमार ने पार्टी के सीनियर नेताओं से बात की है कि अब एनडीए से रिश्ता खत्म कर लिया जाए। खबरों के मुताबिक 2-3 दिन में 17 साल पुरानी दोस्ती के टूटने का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी ने थोड़ी देर पहले ही शरद यादव से बात भी की है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी से भी नीतीश की बात चल रही है। तो क्या 2014 से पहले देश की सियासी तस्वीर एकदम बदलने वाली है? क्या नीतीश कुमार भी 2014 में किंग मेकर बन सकते हैं? एक ऐसे दागदार व्यक्ति के हाथों में देश का नेतृत्व सौंप दिया है, अपनी पार्टी का परिलक्षित होता है कि एनडीए की परवाह इनको नहीं है और इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के अपने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष मनोनीत किया नरेंद्र मोदी जी को। हमने अपना निर्णय लिया है, बाकी निर्णय जदयू को लेना है, लेकिन फिर भी जदयू अगर अलग होना चाहता है तो उनका निर्णय उनको निर्णय करने दीजिए। निर्णय आने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अव्वल तो कोई हड़कंप नहीं है हमारी पार्टी में। अब रही बात बीजेपी के साथ रिलेशन की, तो वो नॉर्मल नहीं। गठबंधन को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर टूट ही गया तो उसे कोई लड़ेगा, बीजेपी ऑन इट्स ओन लड़ेगा। हमारे तो गेस्ट थे नीतीश कुमार जी, तो हम लोग तो उनको लाए थे, हमारे साथ रहे, तो अब तो उन पर निर्भर करता है और उससे नरेंद्र मोदी के सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये क्या मैंने कल्पना किया जा सकता है कि सरदार पटेल देश के गृह मंत्री होते 2002 में, और जो कुछ गुजरात में हुआ उसके बाद जो है सरदार पटेल जो है नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी पर बैठे रहने देते, कान पकड़ करके उठाकर बाहर फेंक देते। हम गठबंधन को मजबूरी नहीं मानते, गठबंधन को हम धर्म के रूप में देखते हैं और गठबंधन के धर्म को हमने निभाया भी है और गठबंधन मजबूत चले, ईमानदारी के साथ चले, इसकी हमारी हमेशा ईमानदार कोशिश रहती है और आगे भी रहेगी। तो क्या 17 साल का ये रिश्ता अब टूटने वाला है? और अगर ये रिश्ता टूटता है तो जेडीयू और बीजेपी का बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में आगे क्या रोल रहेगा? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सबसे बड़ा सवाल में खास मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले परिचय करा दूं, जेडीयू से असलम आजाद हैं, बीजेपी से सुधांशु मित्तल, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह और शिवसेना की तरफ से दोपहर का सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला। सबका स्वागत है। असलम आजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले असलम आजाद साहब, ये तो बताइए, मोदी के नाम पर हमेशा आपको आपत्ति थी, लेकिन मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार तो बीजेपी ने घोषित किया नहीं है, तो आप क्यों रिश्ता तोड़ रहे हैं बीजेपी से? पहले तो ये बताइए। देखिए, बीजेपी के वो आधी सीपी ठाकुर साहब ने बल्कि ऐलान कर दिया कि हमारे पीएम के उम्मीदवार सीपी नरेंद्र भाई मोदी होंगे। मैं बता दूं कि जब से गुजरात चुनाव का नतीजा आया उसके बाद से लगातार बिहार के जो हवाई नेता हैं 4-5, वो हमको टीज करते रहे, छेड़ते रहे और वो अनौपचारिक रूप से ये इस बात का ऐलान करते रहे कि अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है नरेंद्र भाई मोदी होंगे। जिस तरह से घटना क्रम बदलता गया, हम लोग ये चाह रहे थे कि बीजेपी के हम उस घटक में हैं और अगला प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो जो दागदार नहीं हो, जिसकी छवि अच्छी हो, जिसका दामन खून से आलूद हो, दागदार हो। उस आदमी को बिहार के 10.5 करोड़ लोग नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग कैसे कबूल करेंगे? अरे आजाद साहब एक सेकंड, आप बिहार के बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला दे रहे हैं। वो तो पता नहीं कब से इस तरह के बयान दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहिए। संडे को, रविवार को गोवा में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 2 दिन तक जेडीयू की तरफ से सिर्फ ये बयान आते रहे कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी का अंदरूनी मामला है। अचानक आज क्या हो गया 2 दिन बाद कि आप बीजेपी से संबंध तोड़ने पर मजबूर हो गए? नहीं, आपको इस बात का इल्म होगा
कि ये लोग चाह रहे थे कि उसी दिन जो नरेंद्र भाई मोदी के जो समर्थक थे वो चाह रहे थे कि उसी दिन अरे इससे आपको क्या मतलब है आजाद साहब? बीजेपी के अंदर क्या होता है, नरेंद्र मोदी के समर्थक क्या चाह रहे थे और बीजेपी के अंदर कौन नेता क्या चाहता है? आप कभी तो आप कहते हैं कि बीजेपी का अंदरूनी मसला है, जब तक बीजेपी औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं चुनती तब तक आप कोई फैसला नहीं लेंगे। अब आपको एक मौका मिला है तो आप उस मौके को भुना रहे हैं। ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हो गया 2 दिन में जो आपने अचानक ये फैसला लेने का मन बना लिया? देखिए, हम लोग ये चाह रहे थे कि सबसे बड़ा घटक दल हमारा बीजेपी है और बीजेपी का ही उम्मीदवार जो है प्रधानमंत्री होगा, और एक ऐसा उम्मीदवार जो सबके लिए स्वीकार हो। अरे तो उम्मीदवार का ऐलान अभी हुआ नहीं है आजाद साहब। हम लोग उम्मीदवार का ऐलान आजाद साहब अभी हुआ नहीं, मैं बताऊं, इस बिल्कुल अघोषित उम्मीदवार हैं ये लोग, जो खुल्ला इसका इजहार कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में उस पार्टी को जो जिसकी कोई हैसियत यहाँ नहीं थी, नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा गया, और उनकी वजह से सभी, आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार के नाम पर मुसलमानों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दिया है। तो ऐसी सूरत में एक ऐसे उम्मीदवार को जिसका दामन जो है खून से जो है तर है, ऐसे उम्मीदवार को अगर इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया तो इस देश का क्या हाल होगा? देश खंडित हो जाएगा। आजाद साहब, ये नरेंद्र मोदी हमेशा से बीजेपी में रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी हमेशा से बीजेपी के बड़े नेताओं में रहे हैं। गोवा में संडे को, रविवार को उनको सिर्फ चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके 2 दिन बाद तक आपके नेताओं की तरफ से सिर्फ ये बयान आए कि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद आडवाणी जी का जैसे इस्तीफा होता है तब आपकी पार्टी हरकत में आती है, आपके नेताओं की तरफ से बयान आते हैं कि अब जब आडवाणी जी को मोदी के नाम पर किनारे कर दिया गया है तो हो सकता है हमें भी ना पूछा जाए। मैं आपकी मन की स्थिति समझ रहा हूं, नीतीश कुमार भी शायद ये जानते हैं कि अब बीजेपी ने पूरी तरह से मन बना लिया है। यही मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं आजाद साहब, एक सेकंड, सुधांशु मित्तल के पास भी जाना है, अखिलेश जी भी हैं और हमारे, हाँ एक सेकंड, हमारे प्रेम शुक्ला भी है। एक और सवाल आजाद साहब, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? सीपी ठाकुर कह रहे हैं गठबंधन ने सरकार बनाई थी बिहार में चुनाव जीतकर, अगर आप बीजेपी से रिश्ता तोड़ते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, नए सिरे से जनता के बीच जाकर बहुमत हासिल करना चाहिए। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। सुनिए, हम अपने सिद्धांतों के लिए अपनी सरकार की कुर्बानी देने को तैयार है। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? बिल्कुल इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे। वो जो है ये क्या कहते हैं, अपनी सरकार, अगर हमको, अगर आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आजाद साहब। एक सेकंड असलम आजाद साहब, अपने दर्शकों को बता दूं जरा, मैं न्यूज 24 के दर्शक जो कि देश भर में और बिहार में हमें इस समय देख रहे हैं वो सुन लें। जेडीयू के नेता असलम आजाद हमारे प्रोग्राम सबसे बड़ा सवाल पर साफ कह रहे हैं कि बीजेपी से रिश्ते तोड़ने के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और दोबारा चुनाव कराएंगे ताकि जनता के बीच जाकर दोबारा से बहुमत हासिल करें। असलम आजाद साहब, दोबारा चुनाव की बात मैंने नहीं कही। वो अपने मंत्री पद से जो इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो है फिर सरकार का गठन होगा। सुधांशु मित्तल जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। इसलिए क्या आपकी बात समझ गया आजाद साहब, चुनाव में आप नहीं जाएंगे, वो रिस्क आप नहीं लेंगे। एक सेकंड आजाद साहब, एक सेकंड, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। सुधांशु मित्तल जी, हम अपने सिद्धांतों से अलग नहीं जा सकते, हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। ठीक है आजाद साहब। सुधांशु मित्तल जी, मुझे शायद याद नहीं पड़ता, अब से पहले बीजेपी के सबसे बड़े नेता को किसी सहयोगी दल ने इस तरह से गालियां दी हो, इस तरह से अपशब्द कहे हो। अपशब्द आपने भी सुने, अभी क्या कह रहे थे असलम आजाद साहब, और 2-3 फिर से बता दूं, शिवानंद तिवारी कह रहे थे सरदार पटेल होते कान पकड़कर नरेंद्र मोदी को बाहर कर देते। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, दागी, खूनी, खून के दाग लगे हैं, इस तरह की बातें आपके सबसे बड़े नेता के बारे में कही जा रही हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे सबसे बड़े नेता हैं या नहीं है, ये हमें तो तय कर लेने दीजिए मानक जी। हमने नरेंद्र भाई को अभी तक क्या करा है? हमने उनको चुनाव संचालन समिति का चेयरमैन बनाया है, जो कि भाजपा का आंतरिक मामला है। वैसे तो इस विषय में किसी की टिप्पणी जो है वही गलत है,
किसी दूसरे संगठन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप देने का किसी भी राजनीतिक संगठन को ना हक है ना कोई उसका औचित्य है। तो पहली बात तो वो रही। दूसरी बात, मैं जनता दल यू के अपने सहयोगियों से कहना चाहता हूं, हमें दूरी उतनी बनानी चाहिए कि कभी लौट के वापस दोस्ती करनी पड़े तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। थोड़ा संयम अगर सब लोग रखें, और ये मैं हर एक के लिए कहना चाहता हूं, राजनीति में संयम रख के बात करी जाए। कुछ ज्यादा संयम रख रहे हैं सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु मित्तल जी, दाद दूंगा मैं आपकी। सुधांशु मित्तल जी, दाद दूंगा मैं आपके संयम की। आपके सबसे बड़े नेता को इस तरह से अपशब्द कहे जा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर, सारे नेता जेडीयू के खुलकर बोल रहे हैं और आप तब भी संयम की बात कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, कमाल है। बीजेपी के सारे बड़े नेता भी आपको देख रहे होंगे सुधांशु जी, आप इस तरह के अपशब्दों का जवाब तक नहीं दे रहे सुधांशु जी। मानक जी, आपके उत्तेजनापूर्ण उससे तौर तरीकों से मैं उत्तेजित नहीं होने वाला हूं। मैं गठबंधन राजनीति का अनुयायी रहा हूं, उसमें कितना संयम बरतना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए एक और सवाल पूछ रहा हूं आपसे। चलिए संयम पर फिर लौटेंगे, संयम पर फिर लौटेंगे। सुधांशु जी, एक सवाल मेरा सीधा आपसे ये है जी, अगर आप कह रहे हैं बीजेपी का आंतरिक मसला है, आंतरिक मसला है, किसी को टीका टिप्पणी तक नहीं करनी चाहिए, अब उस पर अगर जेडीयू एनडीए से बाहर हो जाता है, आपसे रिश्ते तोड़ता है, तो आप इसे कहेंगे जेडीयू ने आपको धोखा दिया है? धोखा मानेंगे इसे आप? ये तो कहिए। ऐसा है, पहले हो तो जाने दीजिए ना, प्रतिक्रिया इन चीजों के बारे में तब करनी चाहिए। कमाल है। देखिए सुधांशु जी, फिर मैं आपसे वही बात कहूंगा। एक सेकंड सुधांशु जी, आप फिर बच रहे हैं। देखिए, असलम आजाद ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आपके अघोषित उम्मीदवार हो चुके हैं, जबकि आपने फैसला अभी लिया नहीं है, और वो कह रहे हैं कि वो रिश्ता तोड़ने वाले हैं। 16 तारीख को औपचारिक बैठक हो रही है उनकी, उसके बाद फैसले का ऐलान हो जाएगा। आप अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो आपसे दूर जा रहे हैं? ऐसा है इनके जी, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तोड़ने का और जोड़ने का फैसला लेने का अधिकार इन दोनों में से तो किसी को दिया नहीं है। उन्होंने दिया है शरद यादव जी को और नीतीश कुमार जी को। जिस दिन शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी इस विषय में कह देंगे कि भाई रिश्ता तोड़ दिया हमने, उस दिन मानेंगे तोड़ दिया। उससे पहले कौन क्या कह रहा है उसके विषय में आजाद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात काट रहे हैं। अखिलेश जी, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड में आपके पास भी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन पहले आजाद साहब, सुधांशु जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आजाद साहब बोलिए। मैं एक बात कह दूं कि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं और दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर नरेंद्र भाई नाम नहीं लिया उन्होंने, ये कहा गया कि अगर उनको उम्मीदवार बनाया गया तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, और यही वजह है कि इन्होंने अघोषित उम्मीदवार तय कर दिया है अपना, हमारे रास्ते अलग। लेकिन ये समझ लीजिए कि गठबंधन को जो तोड़ रहे हैं, आपने कहा था घोषणा खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जेडीयू और बीजेपी के बीच, जेडीयू और बीजेपी के बीच तलाक अब तय हो गया है, तलाक अब तय हो गया है। जेडीयू साफ साफ बोल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड आजाद साहब, फिर लौटूंगा आपके पास। आजाद साहब लौटूंगा आपके पास, अखिलेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड सुधांशु जी, पहले प्रेम शुक्ला जी ये बताइए, इस तरह से जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और कितने अपशब्द कहे जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से, आप भी सुन रहे हैं, अब तो आपको तो लग ही रहा होगा कि जेडीयू का बाहर जाना तय है, क्यों? जनता दल यूनाइटेड के बाहर जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सेकुलरवाद के नाम पे अवसरवाद बंद होना चाहिए। 2002 में आदरणीय नीतीश कुमार जब केंद्र की सरकार में मंत्री थे, तब गुजरात की हिंसा हुई और उस दौरान उनके पास सिर्फ 6 विधायक थे। नीतीश कुमार जी ने एक बार भी कैबिनेट में यह बात कही थी क्या कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बर्खास्त कर दे? 2003 की कुछ तस्वीरें भेज देता हूं, वो गुजरात में जाकर न्योता जीम रहे थे। तो नीतीश कुमार जी का अचानक जो है, जब उनके पास 2/3 बहुमत की स्थिति हासिल हो गई, अकेले के बल पे सरकार चला लेने की स्थिति आ गई, छोटे विधायक दल से बड़े विधायक दल हो गए। ये जनाब कौन से आजाद जी हैं, ये कह रहे थे कि उनकी कोई औकात भाजपा की नहीं थी। जब जदयू की कोई औकात नहीं हुआ करती थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को गठबंधन में लिया था। कृपया भूले मत, ये देश जानता है हिंदुओं। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी एक और सवाल आपसे, इससे पहले अखिलेश जी के पास जाऊं। अखिलेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एक और सवाल। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपके मन में यह शक पैदा होता है कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, उनका पीएम का एम्बिशन है, इसीलिए वो थर्ड फ्रंट की तरफ छिटक रहे हैं और एनडीए से अलग हो रहे हैं, मौका परस्ती है?
नहीं, प्रधानमंत्री के पद का ख्वाब पालना कोई गलत नहीं है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण को जो है वो सेकुलरवाद का लबादा पहनाना बिल्कुल ठीक है। के लिए आपका पॉइंट क्लियर है प्रेम शुक्ला जी, आपका पॉइंट क्लियर है। अखिलेश जी माफ करिएगा, बहुत देर बाद आपके पास आ रहा हूं अखिलेश जी, क्योंकि आज जेडीयू और बीजेपी के बीच जिस तरह से ओपनली झगड़ा हो रहा है, आप भी मुस्कुरा रहे थे, मैं आपको देख रहा था। सबसे पहले तो ये बताइए, अब जेडीयू ने काफी हद तक साफ कर दिया है बीजेपी से अलग हो रहा है, अब आपके दर पर, यूपीए के दर पर, कांग्रेस के दर पर दो बिहार से पोटेंशियल एलाइज खड़े हैं, आरजेडी और जेडीयू, किसको अपनाएंगे अखिलेश जी? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे चलती है। हमारी जो भी प्रतिद्वंदता किसी से है, खासतौर से जो बीजेपी है, दो ही पोल हैं, एक कांग्रेस और बीजेपी है, तो लाइक माइंडेड इसी दोनों के छत छाया में रहते हैं या इसी दोनों की विचारधाराओं से मिलते जुलते रहते हैं। तो जो भी है, जो भी व्यक्ति है, उसको फर्क आइडियोलॉजी की हम लड़ाई लड़ते हैं। हम अपने बल पे यूपीए 3 की सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत एक फैब्रिकेटेड प्रदर्शन करने का प्रयास बीजेपी कर रही थी, वो पिछले 2-3 दिनों में वो भी धराशायी हो गई है। और इसकी कलई फिर एक बार फिर खुल गई है कि बीजेपी अपना जो आरएसएस का पुराना एजेंडा था, अखिलेश जो कट्टरवाद और हिंसक विचारधारा की, विचारधारा की उस रास्ते पे बढ़ रही है, जिसको लेकर के आडवाणी जी ने भी सवाल खड़ा किए हैं। सुधांशु जी, एक सेकंड में आऊंगा। अखिलेश जी, मेरे पास आपके लिए और सवाल है। अखिलेश जी, मेरे पास आपके लिए और सवाल है, और भी सवाल है। अब एक ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको ये ब्रेकिंग न्यूज फिर से बता दें। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है, और केसी त्यागी जेडीयू के नेता वो खुद ममता बनर्जी से मिल चुके हैं। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी मनाने की कोशिशें जेडीयू को लगातार जारी। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। पर पहले तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि जेडीयू और बीजेपी, जो कि 17 साल से एक दूसरे के सहयोगी हैं, अचानक इस तरह से नेशनल टेलीविजन पर आकर एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे। अखिलेश जी, ब्रेक से पहले मैं आप ही से बात कर रहा था। अखिलेश जी, ये तो बताइए, आप सोच रहे थे बहुत टाइम से, अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूं तो बुरा मत मानिएगा, यूपीए बहुत समय से जेडीयू पर डोरे डाल रहा था कि एनडीए से बाहर आ जाए और यूपीए में आ जाए, क्योंकि आपको भी एक समय पर सहयोगियों की तलाश थी। अब जबकि जेडीयू बाहर भी हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड फ्रंट की तरफ मुड़ रहा है, तो इससे आपको थोड़ी निराशा तो होगी? नहीं, कभी ऐसी कोई न सोची थी, ना निराशा ना खुशी की बात है। अब आपने एक बात कही है, तो मैंने 2-3 महीना पहले भी आप ही के चैनल पे कहा था, संभवतः आपको याद भी होगा, समझो भाई करें आप, मैंने कहा था कि चुनाव तक एनडीए का नाम नहीं रहेगा, कोई दूसरा नाम रहेगा। मैंने ये बात कही थी आपको। जिस प्रकार से हार्डकोरनेस बीजेपी में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उसी की पार्टी है, कभी उसमें थोड़े से कम एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, कभी कम ज़्यादा आते हैं, तो अब जो मैक्सिमम पे अपने पहुंच करके अपनी आइडियोलॉजी के अनुरूप हो। अच्छा, जेडीयू पर कुछ कमेंट करिए ना अखिलेश जी, बढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी, जेडीयू पर कमेंट करिए ना कुछ, क्योंकि जेडीयू पहले कह रहा था मोदी का नाम घोषित होगा तब चले जाएंगे एनडीए से बाहर, नाम अभी घोषित हुआ नहीं है और ये एनडीए से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, जेडीयू ने जब अपने दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक की थी, उस समय जेडीयू ने ये कहा था कि हम अपनी पॉलिसी अभी डिक्लेयर कर देंगे। बड़ी मुश्किल से बीजेपी के लोगों ने मना करके ये कहा था कि 6 महीने आप रुक जाएं, जो ये डिक्लेयर करने वाले थे कि प्रधानमंत्री का पद, अभी प्रधानमंत्री का पद समय की नज़ाकत है, एक और ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद और बात करेंगे अखिलेश जी, फिर माफ करिएगा, समय की नज़ाकत है, एक और ब्रेक लेना है, फिर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।